नमस्कार, खम्मागणी टीचर शो के एपिसोड 32 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान है और इतने विशिष्ट हैं कि आप जब उन्हें देखेंगे तो खुद भी महसूस करेंगे। राजस्थान और सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर वहाँ के एक ऐसे शिक्षक हमारे साथ हैं जिन्होंने वहाँ की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में बहुत बड़ा काम किया है। या यूँ कहें कि मील का पत्थर उन्होंने रखा है तो कम अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ आज है श्री दीप सिंह भाटी साहब, वो जल्दी आपके सामने स्क्रीन पर होंगे, जो भारतीय में रहते हैं और वहाँ की जो स्थानीय भाषा है डिंगल भाषा, उसको लेकर के उन्होंने कई वर्षों तक साधना की है। और आज स्थिति है कि वो उस भाषा के सुपरस्टार, उस संस्कृति के, उस भाषा के वीर रस के गीतों के वो सुपरस्टार हैं। उनका चैनल है डिंगल रसावल, जिसे हजारों लाखों लोग प्रतिदिन देखते हैं और अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करते हैं। तो मैं स्वागत करूंगा हमारे बीच बाड़मेर से लाइव श्री दीप सिंह भाटी जी का। खमागणी को खमागणी हुकम खमागणी। जय श्री कृष्ण। श्री गिरीश चंद्र जोशी जी दिल्ली से और श्री मुकेश प्रसाद दोगड़ा जी ऋषिकेश से, गंगा किनारे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। देश के विभिन्न हिस्सों से आप सब लोग जुड़े हैं द टीचर शो में और आज 32वां एपिसोड है और हमें बहुत खुशी हो रही है भाटी साहब का स्वागत करते हुए। और देश के हजारों शिक्षक भाटी साहब इस शो को देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे कई मैसेज आए सुबह से कि कब 7 बजे और कब वो आपको देखें। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार हमारे दर्शकों को खम्मागणी कर दें। खम्मागणी समस्त दर्शकों को और गुणीजनों को बहुत बहुत खम्मागणी। धन्यवाद सर। खम्मागणी बता दीजिए कि खम्मागणी राजस्थान में स्वागतार्थ खम्मागणी कहा जाता है। हुकम एक अभिवादन स्वरूप एक शब्द है, बड़ा सम्मान सूचक शब्द है खम्मागणी। हुकम हुकम। भाटी साहब, आप भाषा के शिक्षक हैं जी और राजस्थान के मूल रूप से रहने वाले हैं। तो ये जो आपने जो स्थानीय संस्कृति को लेकर के, क्योंकि हजारों शिक्षक हैं आपके देश में प्रदेश में, लेकिन आप ही ने ये रास्ता चुना कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कुछ किया जाए, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? जी आप, प्रेरणा तो ये ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा होती है, फिर भी कुछ गुणी लोगों के सानिध्य में रह करके ये लुप्त हो रही ये जो हमारी स्वाभिमानी शैली है, कुछ परंपराएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, ये सारी सांस्कृतिक जो विरासत है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए, संरक्षण और संवर्धन करने के लिए ये मैंने एक हल्का सा बीड़ा उठाया है। एक छपक गिलहरी सा प्रयास है। सेतु बंधन के अंदर जिस प्रकार गिलहरी ने श्री रामचंद्र जी के सेतु बंधन में एक चुटकी भर रेत से भी सहयोग किया था, तो वैसा मेरा एक अल्प सा सहयोग है इस क्षेत्र में। प्रेरणा की बात है तो कई लोगों के संपर्क में मैं रहा, तो ये जो एक डिंगल का एक नाद सौंदर्य है, एक ध्वन्यात्मकता की एक विशिष्टता है, इस विशिष्टता से प्रेरित होकर के इस भाषा की ओर मेरा रुझान बढ़ा। और विशेष रूप से चारण कवियों के अंदर साथ में बैठते थे, उनसे बैठने से उनके जो ये छंद होते थे, एक कविता की एक विशिष्ट प्रकृति है छंद। तो छंद विधान एक ऐसा कविता का स्वरूप है जिसके अंदर आप लय और तुकात्मक कविताएं बोली जाती है इसमें। तो ये जब वो लोग बोलते थे तो मुझे बड़ा आनंद आता था। समझ में तो कुछ नहीं आता था, लेकिन हृदय के अंदर एक प्रकार की त्वरा प्रवाहित होती थी कि साहित्य का असली आनंद तो डिंगल में ही है और कहीं नहीं मिलेगा। जी सर। तो डिंगल साहित्य का जो असली स्वरूप है वो एक चारणी साहित्य है और चारणों ने इस साहित्य को खूब संवारा, खूब सजाया और खूब आगे बढ़ाने की कोशिश की, और जिसका आज हम परिणाम देख रहे हैं कि डिंगल का साहित्य है वो विश्व के अंदर जो भाषा की एक शिरो मुकुट मणि होती है उसके रूप में डिंगल साहित्य प्रतिष्ठित है। लेकिन विडंबना ये है, गुणीजनों से निवेदन है कि विडंबना ये है कि आज पाश्चात्य संस्कृति की होड़ के अंदर ये डिंगल काव्य विलुप्ति की कगार पर ओर है। तो इसको हम हमारी इस विरासत को विस्मृत किए जा रहे हैं। इस परिदृश्य को देखते हुए, इस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये हल्का सा कदम उठाया और अपना एक चैनल बनाया। 12 जुलाई 2017 को
डिंगल रसावल। और उस डिंगल रसावल पर मैंने छंद प्रस्तुत करने शुरू किए। सबसे पहले छंद, जिसमें छंदबंद कविताएं होती है। छंदबंद कविताएं उसमें होती है जिसमें बिल्कुल तुकांत कविता होती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होती है। आजकल की कविताएं तो साहब पता ही नहीं चलता है कि ये गद्य है कि पद्य है, क्या है। बिल्कुल सही बात, सही बात। पद्य और गद्य का पता ही नहीं चल रहा है। आप पद्य के अंदर जो कविता बोलते हैं उसको एक गद्य कविता का रूप भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी चीज है कि वो जो पुरानी हमारी शैली थी, एक धरोहर है, एक सांस्कृतिक हमारा वैभव है, वो है डिंगल काव्य शैली। और उस काव्य शैली के अंदर मैं लिखता हूँ। और आप देख रहे हैं मेरी ये पुस्तक है, मैंने 41 छंद इस पुस्तक के अंदर लिखे हैं। और ये मैंने अभी छपी है, गत वर्ष ये छपी है। तो इस पुस्तक के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे छंद है जिसमें 5 खंडों में विभाजित करके इन खंडों को, इसमें 5 खंड बनाए हैं इस पुस्तक के अंदर, जिसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले जब भी कोई हम काव्य करते हैं तो उसमें आराधना की जाती है, अपने आराध्य देव की आराधना खंड है। फिर सूर स्वीर सुजस खंड है, महापुरुषों का बखान है, कुदरत की कोख है, यानी प्राकृतिक जो हमारा ये वैभव है, प्राकृतिक संपदा है, यह भी विलुप्ति की ओर है। अप्राकृतिक रूप से जो खनन होता है, दोहन हो रहा है प्रकृति का, उसको अपने शब्दों में बांध करके मैंने इस खंड के अंदर कुछ रचनाएं प्रस्तुत की है। और अंत में एक हेत्रो हेलो, इस प्रकार से कुल मिलाकर 5 खंडों के अंदर ये पुस्तक मैंने प्रकाशित की है। वैसे कई कवि हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिली है। हमारे बाड़मेर के ख्यातनाम कविराज है श्री महादान सिंह जी बारट भादरेश, और बड़े डिंगल के आगेवान कवि हुए हैं और जो वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। और ठाकुर नाहर सिंह जी जसोल जाने माने साहित्यकार हैं। और बात पोष के क्षेत्र के अंदर वो मील के पत्थर है, स्तंभ है। बात पोष के अंदर नाहर सिंह जी का कोई सानी नहीं हो सकता। डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी है, मेरे बड़े भाई साहब हैं और साहित्य के स्तंभ है। और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र के अंदर अपरिमित ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। निस्संदेह वो मेरे आदर्श हैं। हमारे बाड़मेर के एक वरिष्ठ साहित्यकार है डॉक्टर बी.डी. तातेड़ साहब, उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, मायड़ भाषा को समर्पित है और उच्च कोटि के उद्घोषक हैं, मेरे परम गुरु हैं। उनसे ये प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा दीप सिंह कुछ लिखते क्यों नहीं हो, तो मैंने कहा लिखें। एक मेरे परम मित्र और वरिष्ठ सलाहकार है महेंद्र सिंह जी सिसोदिया छायण के, बड़े उद्भट कवि हैं। और उद्भट कवि होने के साथ में कलम के इतने धनी हैं कि शानदार शब्द संयोजन के माध्यम से अपनी शैली को नवीन आयाम प्रदान करते हैं। उनकी कई पुस्तकें होती है। मेरी ये किताब छापने में और मुझे काव्य के क्षेत्र के अंदर प्रेरणा मिली है, वो महेंद्र सिंह जी विशेष रूप से मेरे सहयोगी रहे हैं। शाहरुख बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने एक हमको संक्षिप्त परिचय दिया आपके आसपास के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में। सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आप जो भी गाते हैं, जो भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से या कवि सम्मेलनों में, तो उसमें सर कौन से ऐसी आपकी प्रतिनिधि रचना है जो सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है, सबसे ज्यादा जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं, वो सर सबसे पहले आप हमारे कार्यक्रम में आज के हमारे दर्शकों को सुनाएंगे सर। जी, तो एक तो यह है कि डिंगल मारी जान है, एक कविता है मेरी, डिंगल मारी जान में। डिंगल विद्यारी देवी वीणाली माँ शारदरो अकूत भंडार है। डिंगल कवियों रे कंठों से खड़कती निर्मल रसधार है। डिंगल है देवोरी बौणी इणनी महिमा अपरंपार है। डिंगल पिंगल दोन्यू बहना साहित्य जगत सम्मान है। वो डिंगल मारी जान है, वो डिंगल मारी जान है। इन तरह डिंगल नी महिमा ने महिमा मंडित करने वाली वो हमारी कविता है, जिनमें आप यो देख सको। दूजी है ओ केड़ी है आजादी। आज के टाइम में आजादी केड़ी है और किणने कह इन्हें की परिभाषित कियो है, उनमें मैं कह रहा हूँ। सड़क किनारे जीवन शिष के निर्धन टाबर नान किया। कुकर जूणी निस दिन काटे मर मर जीवे मानसिया।
राज शुभी तो कठे रुलाणो ए हो गया पटड़ी आदि इबड़े हाथ राख दे हेलो आकेड़ी है आजादी भाई आकेड़ी है आजादी। इन तरह आजादी माथे अरदूजी में कई रचनाओं एड़ी है जो छंद रूप में प्रस्तुत करूं मैं आपने। जो वर्षालेरी एक कविता है छंद रूप में, छंद त्रिभंगी रूप में। शिरशत गणपत सांगियों सम्मरुं ईशे सदाज वर्षालो बिरदावतां वर विच ज्ञान उपाय। छंद जात त्रिभंगी में तो चेतर बेशाखा बाजे जाखा तर वर्षाखा तरसावे तन ताप तपावे लू लपकावे जेठ जड़ावे जरकावे या शाड़ जियावे कोठड़ ल्यावे जल बरसावे जबरालो ऋतुओं रूपालो ऋतुओं रूपालो मन भंडालो रंग रंगालो बिरखा वालो परसालो जी बिरखा वालो परसालो घनघोर बजावे धरा तुजावे गिरी गुजावे गमकावे नवनीर नखावे खेण खावावे चपला छावे चमकावे छोटो छमकावे धरा धपावे काल कटावे कटकालो ऋतुआ रूपालो रंग रंगालो बिरखा वालो वर्षालो जी बिरखा वालो वर्षालो। तो वर्षालेरी ऋतु भी एक सांगो पांग वर्णावे इन त्रिभंगी छंद। बहुत बढ़िया जी वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। बहुत ये बढ़िया, बहुत सुन के जो चल रहा है सर, आपके जी जो सर। शुरुआत आपने की है, थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज की लगता है ये। आप आज दिन आज शाम को करने वाले हैं। तो जहाँ तक सर मैं समझ पाया, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं और राजस्थान हालांकि कई बार आए हैं, लेकिन उसको कोशिश कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं उसको समझने की। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा सर, इस देश को देश भर के शिक्षक देख रहे हैं, हजारों शिक्षक। जैसे देवास मध्य प्रदेश से पुष्पेंद्र सिंह राठौर साहब हैं, आपको खम्मागड़ी बोल रहे हैं। गुजरात से कमलेश स्वामी जी हैं गुजरात से, और मान सिंह राठौर जी हैं, आपको वो भी सब याद कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। प्रदीप जोशी जी हैं उत्तराखंड से, हैं अल्मोड़ा से, मोहन चौहान देहरादून से, तमाम लोग हैं जो आपको याद कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो आप गाए संक्षिप्त में, जी जो आप गाए से उसको थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में हिंदी में भी समझा दें, ताकि सब लोग बेहतर उसको निवेदन रहेगा सर आपसे। जी जी दूसरा सर, अब जैसे मैंने पहले कहा था, जी 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 सर बोलिए सर, बोलिए जी। पहले है कि डिंगल वारी जान है, अर्थात डिंगल ऐसी है जो सरस्वती का अकूत खजाना जिसके अंदर समाविष्ट है, और ये सरस्वती का भंडार है, और कवियों के कंठों के अंदर अकिंचित क्रीड़ा करने वाली है, वो वाणी डिंगल है। और ये रस की निर्मल धारा प्रवाहित करने वाली मंदाकिनी है, प्रवाहित करने वाली। डिंगल देव स्वरूपी वाणी है, डिंगल की वाणी है वो देव वाणी है, और इसकी महिमा अपरंपार है, यानी इसकी अपार महिमा है। डिंगल और पिंगल दोनों ही बहनें हैं, दो बहनें हैं, डिंगल और पिंगल दोनों बहनें हैं, और ये साहित्य जगत का समृद्ध भंडार है, सम्मान है, और ये डिंगल मेरी जान है। ये एक आपका इसका सरलार्थ था। बढ़िया। ये पिंगल क्या है? पिंगल के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जी सर, ये एक डिंगल ये होता है जिसके अंदर वर्ण सगाई और जो ध्वन्यात्मकता होती है वो डिंगल के अंदर होती है, जिसके अंदर वर्ण सगाई का और मात्राओं का निश्चित विधान होता है, जबकि पिंगल के अंदर तुकांत कविताएं होती है। वैसे डिंगल चारणी साहित्य के अंतर्गत आती है और पिंगल राव साहित्य के अंतर्गत आती है। भाट जी जी जोशी सर कुछ पूछ रहे थे। मैं ये पूछना चाहता था कि मारवाड़ियों में मारवाड़ी भाषा को, जैसे पूर्वी मारवाड़ी या दक्षिणी मारवाड़ी या उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी में डिंगल को साहित्यिक भाषा कहा जाता है, ये ठीक है क्या? बिल्कुल सही है। साहित्य का सृजन डिंगल के बिना हो ही नहीं सकता। हाँ, यही मैं जानना चाहता। बस काव्य के लिए सुदृढ़ भाषा जो है वो डिंगल है, और डिंगल के अंदर सृजित काव्य है उच्च कोटि का, और बड़ा ही अटीपा काव्य होता है जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी ओके। अच्छा सर, तो
जहाँ तक डिंगल मुझे समझ में आपका परिचय पढ़ के समझ में आया, तो एक ये वीर रस की कविताएं इसमें हैं जो जो राजाओं की प्रशंसा में गाई जाती हैं, योद्धाओं की प्रशंसा में गाई जाती हैं, ऐसी बहुत जी सारी कविताएं इसमें हैं। तो इनमें जी। से कौन-कौन सी प्रमुख है सर, और उनको किन-किन अवसरों में गाया जाता है, थोड़ा-सा बताएंगे हम लोग? वीर रस की कविताएं बहुत सारी है, कई है। महाराणा प्रताप के काव्य है, दुर्गादास की कविता है। मैंने भी तो वीर रस के कई काव्य बनाए हैं। जी, इसमें महाराणा प्रताप का एक मैं आपको गीत सुना दूं, कहो आप? हाँ स्वागत सर, बिल्कुल। स्वागत, अवश्य, अवश्य। जी, जी। सोनंगरी तू सुभागणी सुत जायो भलशूर जी, और राखी धर्म मेवाड़री निर्भय निर्णन। ये दोहा है। अब एक गीत है विकलांग। विकलांग जात का एक डिंगल के अंदर गीत होता है, उसको कैसे गाया जाता है? कुंभला गढ़ में जलम्यो के हर जयवंतीरी को, कुंभल गढ़ मो जलम्यो केशरी जयवंतीरी को। ए जी उदय सिंगर महला युगा सोले सूरज शोख मेवाड़ मो निपजो मोती, जगाई जग में ज्योति मेवाड़ में निपजो मोती, जगाई जशरी ज्योति। धरती तुरक तेज सौधु जय हरिया नाथ हजार, धरती तुरक तेज सौधु जय हरिया नाथ हजार। ए जी युदियापुर रे जन्मी रोणे हेकनी मोनी हार मेवाड़ में निपजो मोती, जगाई जशरी ज्योति मेवाड़ में निपजो मोती, जगाई जग में ज्योति। मायड़ मोभी मुछ मरोड़ी वणपड़ कियो विचार, मायड़ मोभी मुछ मरोड़ी वणपड़ कियो विचार। ए जी मात भो महित मस्तक मेलू ओषाण उपकार मेवाड़ मो निपजो मोती, जगाई जगसरी ज्योति मेवाड़ में निपजो मोती, जगाई जग में ज्योति। तंग तौण ते तुरंग तोलियो, तुरंग कहते हैं घोड़े को। जब महाराणा प्रताप युद्ध प्रयाण के लिए प्रस्थान करते हैं तो अपने घोड़े को तंग को ताड़ते हैं, उससे घोड़ा ऊपर उठता है, 4 उंगल उसके जमीन से पैर ऊपर होते हैं। इसको किसी प्रकार से अभिव्यंजित किया गया है। तंग तौण ते तुरंग तोलियो रोष भरी जोरान, तंग तौण ते तुरंग तोलियो रोष भरी जोरान। ए जी हिंदू ओ सूरज हमले हाल्यो, ताज टूटे तुर कौन मेवाड़ में निपजो मोती, जगाई जग में ज्योति मेवाड़ में निपजो मोती, जगाई जग में ज्योति। इस प्रकार से काफी लंबा गीत है, आपको हल्का सा सुना दिया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था हुक्म। कि जैसे हम राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं, मारवाड़, मेवाड़, शेखावती, हाड़ौती। जी आप हैं मारवाड़ के, जो जोधपुर, जी। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये रीजन है। आप बीच में अपनी कविता में ले रहे हैं मेवाड़ को, जी तो जो आपकी भाषा है वो हाड़ौती, शेखावती, मेवाड़ सब जगह समझी जाती है, जी। पूरे राजस्थान में ये समझी जाती है डिंगल भाषा, हुक्म। ये या केवल मेरे जो मारवाड़ रीजन नहीं है? नहीं, ये ऐसे शब्दावली का प्रयोग लेता हूं मैं जो सहज ग्राह्य होते हैं, सब समझते हैं इसमें। इसमें कोई हम ये प्रादेशिक और क्षेत्रीय भाषा जो हमारी बाड़मेर जैसलमेर की है उससे हट करके थोड़े उत्कृष्ट राजस्थानी भाषा के शब्दावली का प्रयोग करता हूँ, जिसे अच्छा, सब इसीलिए सहज तरीके राजस्थानी से साहित्य का दर्पण कहा गया है। राजस्थानी साहित्य जी का दर्पण जो है वो डिंगल भाषा में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल जी सर। जी भाटी साहब, जी भाटी बोलिए साहब, जी। आप एक शिक्षक भी हैं और जी। साहित्यकार भी हैं, संस्कृति कर्मी भी हैं। तो शिक्षक की भूमिका को साहित्य से जोड़ के स्थानीय, खासतौर से स्थानीय संस्कृति से उसमें शिक्षक की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हमारे क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने। देखो, शिक्षक
का दर्पण साहित्य होता है, और शिक्षक अपने आप के अंदर एक साहित्य का पुंज होता है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। साहित्य के बिना शिक्षक अधूरा है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। साहित्य के बिना जिस शिक्षक के अंदर साहित्य की मंदाकिनी की स्निग्ध पीयूष धारा प्रवाहित होती है, वही निश्चित रूप से एक शिक्षक है, और वो राष्ट्रीय संस्कृति का चतुर्माली होता है। और ऐसे राष्ट्रीय के संस्कृति के जो चतुर्माली शिक्षक होते हैं वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं सर। मैं आपको ये चुनौती के साथ में कहता और राजस्थान के शिक्षकों का कोई शानी नहीं। वो जब एक कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी ध्वन्यात्मक कविताओं के माध्यम से शिक्षण कराते हैं, तो पीछे बैठे हुए बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर वीर रस का स्वतः प्रवाह हो जाता है। और बैठे बैठे मैं आपको हकीकत कहता हूँ, मैं जब बाड़मेर के अंदर यहाँ कार्यरत था हाई स्कूल के अंदर, मेरे शिष्यों को जब मैं हिंदी साहित्य की भूषण की कविताएं पढ़ाता था, उस समय पीछे बैठे हुए कुछ बच्चे चमकते थे। हकीकत में मैं देखता था, भाई आप कुछ असहज होते जा रहे हैं, तो कि सर ये आपकी भाषा और ये आपकी जो ध्वन्यात्मकता है, ये प्रवाह है, एक ये वीर रस का संचार है, उसको देख करके हम प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे मेरे शिष्य जे, अगर हिंदी का शिक्षक एक डिंगल काव्य पाठ का शिक्षण करा रहा है और कक्षा के अंदर बैठा है और पीछे से छात्रों के रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, तो फिर उसका पढ़ाना ही क्या काम है। तो उसका पढ़ाना ही कोई औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। देखिए, ये एक वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, जिसको रस राज कहा जाता है, उन समस्त रसों की एक त्रिवेण ये है, एक संगम स्थल है, वो है डिंगल। और मैं ये मेरे शिक्षक बंधुओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप जितने भी विशेष रूप से कई कवियों के जो प्रकरण है वो डिंगल के अंदर हिंदी साहित्य में होते हैं, 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ने को मिलते हैं, तो उन साहित्य को आप पहले से पढ़ करके अच्छी तैयारी के साथ में, ये नाद सौंदर्य होता है, आप दोहे को दोहे के लय से नहीं बोलते हैं तो बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। छंद को छंद के लय से बोलिए। छंद को अगर हम छंद के लय से, कवित है तो कवित को लय से बोलेंगे, तो निश्चित रूप से सामने वाला के हृदय पट्टल के अंदर आपकी अमिट छाप पड़ती है। ऐसी बात है। समाज शिक्षक इसका आद्योपांत अध्ययन करें और जिस तरीके का काव्य है उसको उस लय के अंदर प्रस्तुत करेंगे, तो शिक्षक अपने आप के अंदर एक श्यामपट्ट है, एक अपने अंदर एक पुस्तक है, एक साहित्य है, एक सृजक है, और एक अपने आप के अंदर एक उदाहरण। सर जी सर, बहुत बढ़िया सर। हम चाहेंगे कि अब आप कोई ऐसा काव्य सुना दें कि हमारे भी रोंगटे खड़ा हो जाए यहाँ बैठे बैठे, और हमारे दर्शकों के भी। तो आपको मैं सुना देता हूँ एक गीत आडावल का। जी। आडावल में गत वर्ष एक जुलाई के अंदर कार्यक्रम था, राजस्थानी साहित्य संगम का एक कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। देश के नामी कलाकार आए थे वहां पर, जिसमें सिनेमा जगत के भी थे, कलाकार भी थे, और डिंगल काव्य के लिए मुझे बाड़मेर से आमंत्रित किया था उन लोगों ने। तो वहां मैंने आडावल पर एक गीत बनाया था। अबे थारो जशयूं चो कहे रयो कूचो कूचो, बोल बोल आडावल मोदू उमणो दुमणो क्यों यू भो, तू युमणो दुमणो क्यों यू भो। आडावल इतिहास उजड़ो भड़क रयो भाठो भाठो, कुण कुण रमिया खागो कबड्डी लीनो, कुण अरिया लाठो। कठे गया थारा कारीगर, कठे गयो वो भड़कू भो, बोल बोल आडावल मोदू युमणो दुमणो क्यों यू भो, तू युमणो दुमणो क्यों यू भो। ये आडावल, तू आज उदास क्यों खड़ा है? तेरे सृजनहार, तेरे सृजक, तेरे संरक्षक वो कहाँ गए? उन पर एक प्रकार की ये कविता थी, भावाभिव्यक्ति के रूप में। तो आडावल मरजादा रो खरो मानवी कुंभल गढ़ महाराण कठे, मरजादा रो खरो मानवी कुंभल गढ़ महाराण कठे। तलवारों धरती तोलणियों काशब सुत हिंदवाण कठे,
आज कठे वो राणो अमनी, आज कठे वो राणो अनमी, थर हर मेवाड़ी थंबो, बोल बोल या डावल तू युमणो दुमणो क्यों यू भो, तू युमणो दुमणो क्यों यू भो। कठे गया वो बादल गोरा, जय मल पत्ता जोवण दे, आंसूड़ा आँख्या में अटक्या, हड़को हिबड़ो होवण दे। पद्मणिया पूछे पंथीड़ा, वहां पद्मणिया क्या पूछती है पंथी को, पद्मणिया पूछे पंथीड़ा, लाधो कोई बाजू लूबो, बोल बोल या ढावल तू युमणो दुमणो क्यों यू भो, तू युमणो दुमणो क्यों यू भो। कठे गयो वो शांगो के हर, जिण बाबर ने जरकायो, खानवरण में घोड़ा खेड़ा, दुश्मी को मद दरकायो। हड़ हड़ रज बट मान भड़कियो, डरता सूरज नी डूबो, बोल बोल या डावल तू युमणो दुमणो क्यों यू भो, तू युमणो दुमणो क्यों यू भो। हल्दी घाटी रो कहीं के, मैं जब हल्दी घाटी मैंने कहीं भरियो, हल्दी घाटी मारे हेला, जीत हार तो जुब तो जा, जीत कटे हार कटे ओ देख तो जा पंथी। हल्दी घाटी मारे हेला, जीत हार तो जुब तो जा, बढ़ती जोहर अग्न बुलावे, छतरी बातों सुन तो जा। पन्ना मारी कोख पुकारे, उदियापुर जिणसू उभो, बोल बोल या डावल तू युमणो दुमणो क्यों यू भो, तू युमणो दुमणो क्यों यू भो। आडावल रा नर अलबेला, नारी सतव्रत निर्माती, आन बान हित जीवन अर्पे, छीलेर पुआरी छाती। गौरव गाथा दीप उजावे, उदियाणे यू भो, बोल बोल या डावल तू युमणो दुमणो क्यों यू भो, तू युमणो दुमणो क्यों यू भो, तू युमणो दुमणो क्यों यू भो। मैंने थोड़े दिन बिताए थे विजयदान देथा जी के साथ गोरुंदा में, तो मेरा काफी जाना हुआ था उदयपुर। तो आपने जयमल जी का नाम लिया, जयमल वीर जी का नाम लिया कविता में, तो जयमल वीर जी के साथ कल्लाजी बाबूजी का भी रेफरेंस आता है आपकी कविताओं में? जी जी, चित्तौड़गढ़ में जयमल राठौर जी और कल्ला जी दोनों को साथ साथ पूछते हैं, तो आपकी कविताओं में जयमल जी का तो आया, कल्ला जी का नहीं आया। इसी तरह कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ के किले में वो जो स्टोरी है कि वो वीर थे, वो शायद जयमल जी थे या कल्ला जी थे, जिनके धड़ ने काफी लड़ाई लड़ी थी, तो वो कुंभलगढ़ के किले की कहानियां भी आप उसमें लेते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि यदि आपके साथ लंगा मंगनियार होते हैं और वो इन कविताओं को गाते हैं, उसमें ज्यादा जोश आता है, मुझे लगता है ऐसा होता है कि वो ताल लय के रिदम के, वो रिदम के साथ गाते हैं। ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात। वो मेरी भी पार्टी है, मैं भी रिदम के साथ में लोक कलाएं गीत प्रस्तुत करता हूँ। वो पार्टी अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है। नहीं वो ठीक है ठीक है, लेकिन मेरे को बड़े रिदम के साथ में गाते हैं। हाँ, मेरे को लगा आपके गाने को सुन के कि जब जिसमें लंगा मंगनियार होते तो इसमें आनंद ही दूसरा होता जी, रिदम आ जाती है। अभी आप गा रहे थे तो मेरे घर में मैंने स्पीकर, मतलब मेरी 86 साल की है, मेरी बेटी 24 साल की है, बहू मेरी 27 साल की है, सब के सब जोश में आ गए थे। मेरी माँ जी भी खड़ी हो गई, 86 साल की है। धन्यवाद। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया था। जी सर। तो सर ताल में जब आप इसे गाते होंगे तो इसका उत्साह कुछ और ही होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, वो ताल में गाते हैं उत्साह और ही होता है। मेरे खुद में पार्टी होती है ना जब अपने गीत, उस हिसाब से ही मैं पेश करता हूँ। तो इसमें ढोलक वाले भी होते हैं, हारमोनियम मैं खुद बजाता हूँ, ढोलक वाले भी होते हैं, और भी इस प्रकार से खड़ताड़ वाले होते हैं, कमायचा। हम तो आपके साथ आपके संगतकार भी होंगे। कोई बात नहीं, अगली बार बिल्कुल है सर, साथ एक संगतकार भी हो, तब हम एक कार्यक्रम आपके साथ रखेंगे जी। इसमें सर अवश्य, पैसा बहुत लगता है, संगीतकार भी हैं तो वो बहुत सुंदर सुने आप,
बहुत सुंदर सुना है। मैं सिर्फ एक चीज और जानना चाहता था सर कि हुक्म। ये जो रीजन है, आप डिंगल भाषा का साहित्य कितना पुराना देखते हैं, कब से आप देखते हैं? बिकॉज जनरल टॉड का जो ग्रेटियर था, उससे पहले राजस्थान को जी राजपूताना कहते थे। तो टॉड साहब जी ने इसको राजस्थान नाम दिया, तब से राजस्थान नाम इसका प्रसिद्ध हो गया। लेकिन डिंगल भाषा तो बहुत पुरानी रही होगी। बहुत पुरानी है सर, इससे भी पुरानी है सर। ये टॉड साहब से तो ये पुरानी है ही। डिंगल हाँ, बिल्कुल पुरानी है सर। डिंगल तो आप इतनी पुरानी है कि ये जो डिंगल है इसमें बहुत आदि युग से भी डिंगल का ये वर्चस्व रहा है। जैसे ये कवियों ने ये सिर्फ कहते हैं कि ये सिर्फ देवी के मुख से उच्छ्वासित भाषा है, देव देवताओं के मुख से। तो डिंगल जो है वो बहुत पुरानी भाषा है, देववाणी संस्कृत के समतुल्य। इसको माने तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। जी सर। क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपका अपनी भाषा के प्रति इतना सम्मान, इतना गर्व देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, आपने धन्यवाद। टॉड साहब का जिक्र किया सर। हिंदुस्तान साहब का मुल्क है, उसमें बहुत ज्यादा पुराना इतिहास है। टॉड साहब का इतिहास कोई बच्चा है, हिंदुस्तान टॉड साहब से बहुत पुराना है। तो नहीं, टॉड साहब ने राजपूताना को राजस्थान में बदला ना। कर्नल टॉड का तो जब गजेटियर आया, उससे काफी चीजें चेंज हुई। He might have recorded something. सच्चे मन से। हाँ, नहीं, एक सवाल राठौर जी ने एक सवाल किया है कि डिंगल बोली किस इलाके में बोली जाती है। ये मध्य प्रदेश से पूछे देवास से कि डिंगल बोली किस इलाके में बोली जाती है। डिंगल बोली संपूर्ण भारतवर्ष की एक शुद्ध साहित्यिक शैली है। विशेष रूप से ये राजस्थान के और गुजरात के क्षेत्रों के अंदर वर्चस्व है इस शैली का। तो ये बादर, डाडी, दादू, बांको, भीषण, दुर्सा, ये पीथल, ये सारे के सारे डिंगल के तो महाकवि थे। बादर डाडी थे जिन्होंने डिंगल के अंदर बहुत सारे कवि रचनाएं लिखी थी। सूर जायसी कृष्णो सुंदर मीरो चंद बरदाई री जुबानी है। बादर, डाडी, दादू, बांको, मीषण, दुर्सो, पीथल, दूलो प्रमाणी है। चारण और अदय चहकती डिंगल, रहीम कबीर रशकानी है। अरे देवी वर्णे सुजदी पियो डिंगल, माँ देवी रो वरदान है, और डिंगल मारी जान है। ये तो एक प्रकार का देवी प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त वरदान है। और इस डिंगल के बिना तो साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। साहित्य की एक मूर्धन्य भाषा है डिंगल। सर साहब, आपने डिंगल में हमें कुछ चीजें सिखाई, आप थोड़ा डिंगल में कुछ हमें सुना दीजिए सर हमारे दर्शकों को। अब पिंगल में तो बहुत सारी कविताएं हैं। जैसे पिंगल में कविताएं बहुत है जिसके अंदर भी कवियों ने भी की है। जैसे देवी के छंद है, और ऐसे कई दोहे भी हैं, सोरठे हैं पिंगल के अंदर खूब है। मैं वैसे डिंगल में ही लिखता हूँ, डिंगल के ज्यादातर मुझे याद है। पिंगल का कोई प्रसंग याद बता दूंगा। अच्छा, हाँ, आप शिक्षक के नाते एक छोटा सवाल और था आपसे। हुक्म। भाई, हम लोग शिक्षक के नाते पास सिलेबस होता है, खासतौर से जो हम बड़े बड़े बच्चों को सिलेबस देखते हैं कहानी का, उसमें स्थानीयता का समावेश। एक शिक्षक के नाते भले ही मैं किसी कविता पढ़ा रहा हूँ, किसी और चीज को समझा रहा हूँ, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, रुक के आ रही है। आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। सर मेरा सवाल ये है कि जो हमारा सिलेबस है जी, खास तौर से जो 11वीं जी, स्थानीय, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ स्थानीय संस्कृति का जी, सामने पुस्तकों की नष्ट होती जा रही है। आवाज थोड़ी अटक के आ रही है सर।
आ रही है। क्षमा करें, आवाज सही नहीं आ रही है। सिलेबस की बात कर रहे हैं, उसके आगे का जो पूछना चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं सर कि स्थानीयता का समावेश, स्थानीय भाषा का समावेश सिलेबस में किस तरह से एक टीचर होने के नाते हम कर सकते हैं, ये सवाल है सर। जी हाँ, स्थानीय भाषा का अगर हम स्थानीय भाषा और राजस्थानी का प्रयोग पाठ्यक्रम के अंदर करें तो निश्चित रूप से वो एक प्रबुद्ध ज्ञान है, एक जो ज्ञान बच्चे को देना चाहिए वो स्थायी रूप से उसके अंदर समाविष्ट होगा। तो राजस्थानी भाषा के अंदर स्थानीय भाषाओं का अगर हम समावेश करते हैं पाठ्यक्रम के अंदर तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है। वैसे मायड़ भाषा अपने आप के अंदर समृद्ध है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मायड़ भाषा के माध्यम से तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे ख्यातनाम कवियों ने अपनी कलम चलाई है। और अगर उसको हम मायड़ भाषा को, राजस्थानी के इस डिंगल काव्य को अगर हम प्रादेशिक भाषा के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो निस्संदेह नए कीर्तिमान कायम होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाटी जी कुछ टिप्पणियां आई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक हमारे दर्शक है उनमें से अपूर्व पंत, वो कह रहे हैं कि हम हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती है कुमाऊनी, इसके बारे में हम किस तरह से कब ऐसे इस तरह की बात कर पाएंगे जिस तरह से आप डिंगल के बारे में कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को देश भर में जहाँ भी हो बचा कर रखना चाहिए। आपको साधुवाद है सर, आप इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा मनीषा टीकादार है हमारी नियमित दर्शक कलकत्ता से, वो कह रही है कि डिंगल लैंग्वेज के बारे में पहली बार जान रही हूँ, ये लिखा भी जाता है क्या? इनका सवाल है कि क्या लिखी भी जाती है ये? भाषा ये जो शैली और लिपि है वो हिंदी की है, बस इसके अंदर छंद बंद होते हैं, अलंकार छंद बंद वर्ण सगाई के साथ में एक नाद सौंदर्य होता है जिसमें कहीं टूटती नहीं है, कड़ी एक साथ में जुड़ती रहती है, वही डिंगल है। जैसे दोहा है, सोरठा है, ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती है। अब जैसे मीरा का काव्य है, हम मीरा के काव्य को अगर हम पढ़ाते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान तो वो छंदबद्ध कविता नहीं है, वो एक सिंपल साधारण पिंगल कविता कही जा सकती है। जैसे वो मीरा कहती है, तेरी में तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। अगर एक शिक्षक ये कह रहा था, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई, अर्ध घायल की गति घायल जाने, अरे जो कोई घायल हो, अगर इस प्रकार से बोलता है तो लड़के उतने आकर्षित नहीं होंगे जितना वो गेय काव्य के माध्यम से, मीरा का गीति काव्य है, इस काव्य के माध्यम से वो कहेगा तो बच्चे इतने प्रभावित होंगे कि वो शब्द और वो जो मुखड़ा है वो हृदयंगम कर लेंगे। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। बहुत बढ़िया। लेकिन धन्यवाद भाटी साहब, एक दिक्कत है यहाँ पे, बेसुरे आदमी जिसको भगवान ने सुर दी, मैं जब हिंदी पढ़ूंगा तो मैं कैसे गा पाऊंगा? नहीं पढ़ता हूँ, जैसे मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा तो मेरे आपकी क्या सलाह है मेरे जैसे शिक्षकों के लिए जो बेसुरे हैं? आपका प्रश्न सही समझ में नहीं आया। मैंने कहा उनका ये कहना है कि आप तो बहुत सुर में गाते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे बेसुरे शिक्षक हैं उनको अगर हिंदी पढ़ानी पड़ जाए तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो उनको भी तो सीखना चाहिए ना इस प्रकार से। गेय काव्य है, अगर सीखना चाहिए। मीरा का अगर आप मीरा का काव्य पढ़ा रहे हैं और उसमें आप गेयता का अभाव रख रहे हैं और सीधी आप शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से निष्प्रभावी शिक्षण व्यवस्था होगी। वो शिक्षण को अगर प्रभावी बनाना है तो आपकी जो वाक शैली है और गेयता का है उसका उसमें समावेश करना पड़ेगा। अगर आप भूषण की, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मुझे भी सीखना होगा, अगर मैं खुद नहीं सीख रहा पढ़ा भी नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखिए साहब, यूं है कि ये वाणी का प्रभाव होता है ना, कितना सुदृढ़ होता है। वाणी के प्रभावों को लेखनी के प्रक्रम से सदियों के सोए हुए भावों को जगाते हैं, जिंदा करते हैं जो न मुर्दा दिलों में डाल, जब हम काव्य शुद्धाधार बरसाते हैं।
नूतन हजारों दर 12 रसिकों के बीच बंधुते सभाओं को अनोखी छवि छाते हैं। तारे नहीं जाते जहां, शशि नहीं जाते जहां, रवि नहीं जाते वहां कवि लोग जाते। कवि जाते बहुत हैं। बढ़िया। वाह जहाँ ना पहुंचे रवि वाह, वहां पहुंचे कवि। बहुत बढ़िया। क्या जी। बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सर। पुष्पेंद्र राठौर कह रहे हैं कि यानी कि राजस्थान में बोले जाने वाली राजस्थानी शैली को ही डिंगल कहते हैं। नहीं वो जी। कह रहे हैं गुजरात में भी है कुछ हिस्सा इसका, गुजरात जो पश्चिमी गुजरात गुजरात में है है वहां सर भी डिंग। है डिंगल। महात्मा ईश्वरदास जी हुए हैं, ईश्वरदास जी भारत जो हमारे बाड़मेर के ही मूल यहाँ जन्म यहाँ हुआ था इनका भाद्रेश में। और उन्होंने वहां पर गुजराती साहित्य से प्रेरित होकर के वहां पर गुजराती और डिंगल दोनों के अंदर समन्वित रूप से ग्रंथ लिखे हैं। तो वहाँ गुजरात के अंदर भी डिंगल का बहुत बड़ा प्रभाव है और वहाँ के ये जो गायक लोग हैं वो भी गुजरात के अंदर छंद बोलते हैं। आपके लिए एक फरमाइश आई है, कैलाश पंजी जरा पढ़ दीजिएगा भाई साहब, पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिएगा तो। ये ये कैलाश वीर पंजी कह रहे हैं सर यदि हो सके तो एक कविता सुना दीजिए कि वीर रस की कविता है कि खन खनन खिस गए खड़क खाड़े खड़क से खड़क उठे छत्राणी ने रुद्राणी के भुजंड क्रोध से फड़क उठे। ये अगर सुना सके तो उनकी फरमाइश है सर। क्षमा उनकी कीजिए, धरस मुझे याद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो उनका आशा है सर कि कोई इसी तरह की कोई वीर रस की कविता हो जिसमें खड़क की बात हो, तलवार की बात हो और जी हाँ, युद्ध में। जी ऐसी कोई आपकी डिंगल कोई कविता सर सुना दीजिए। जी हाँ, खूब है, ऐसी तो कविताएं हैं। जी सर। वीर रस की कविताओं में आपको सूरवीरों की कविताएं सुननी है या फिर महापुरुषों की, जैसे भी आप सोचा है। मैं तो आपको एक सूरवीर की कहानी सुनाता हूँ। जी जी एक हमारे बाड़मेर के अंदर पुलिस शौर्य चक्र से सम्मानित हुए, शहीद हुए थे पूनम सिंह भाटी, जो बाड़मेर के अंदर रहने वाले थे। और जब भुट्टा वाली चौकी पर पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था तो उन्होंने बड़ी अदम्य वीरता और शौर्य के साथ लड़ते हुए वीर गति का वर्णन किया था। उनका मैंने एक गीत बनाया है, मैं आपको सुनाता हूँ। भाटी कलरो भाण पारस पूनम प्रगटियो जलम भौम जैसाण मायड़ हर की मरुधरा धन सोलंकणी मात धाय कंवर पूनम जेहड़ो पूत पायो धंग हो जे सिंह गोदर मायो पाठर जवट तणो पढ़ायो मात भौम हित मेलणो मस्तक छात धर्म रग रग छायो रंग हो पूनम जादम रोंगड़ जैसण धरती भला जायो एहेड़ो शूरवीर माड़ धरा भला जे आयो शूर साज शस्त्र संजाया जो धारा मोर तो जंग जमायो दुश्मीरो दल जाब तो देखे अंग अंग में जोश छायो शेर पूनम दहाड़ सुनाई घाती घुसपैठियो घबरायो रंग हो पूनम जादम रोंगड़ जैसण धरती भला जायो एहेड़ो शूरवीर माड़ धरा भला जे आयो रीत अतीत री राखी रोशी ले मन्नड़ो जमणी मुस्कायो ओढ़ियो मायड़ गोद में पुनमो भाटी कोड़ भल भड़कायो शाख भराई शशियर सूरज गीतड़ो जशरो दीप गायो रंग हो पूनम जादम रोंगड़ जैसण धरती भला जायो एहेड़ो शूरवीर माड़ धरा भला जे आयो। इस प्रकार से ये भाटी लोगों की कविता है क्या? जी हाँ, एक सूरवीर भाटी था पूनम सिंह भाटी। भाटी लोगों ने जैसलमेर को बसाया था शायद। जी जी हुक्म जी। हाँ क्योंकि शब्द भाटी बार बार तो मुझे लगा कि सर भाटी साहब एक पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बप्पा रावल ने उसे बसाया था।
जी तो आपने बप्पा रावल पर भी कुछ लिखा है और गाया है, तो थोड़ा सा बप्पा रावल साहब का इतिहास और उनकी वीरता के बारे में कुछ डिंगल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। बप्पा रावल पर मैंने अभी डिंगल काव्य का सृजन नहीं किया है, बल्कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया है बप्पा रावल की ऐतिहासिक कहानी पर, जिसमें उनके जी अप्रतिम शौर्य और मेवाड़ के संस्थापक होने के नाते उनका जीवन वृत्त मैंने उसमें वीडियो में प्रस्तुत किया है। बप्पा रावल एक महान नायक हुए हैं, जिन्होंने शूरवीरता का परिचय दिया, और इसके साथ साथ में वो कुशल रणनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ भी थे, और सेना की एक शानदार व्यूह रचना के भी कुशल कारीगर थे। तो बप्पा रावल निश्चित रूप से हमारे एक आदर्श हैं और मेवाड़ के सशक्त स्तंभ थे, जिन्होंने इस प्रकार से तुर्कों से लड़ते हुए आतताइयों का मुकाबला किया और हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को और हमारे इस विरासत को बचाए रखने में बहुत कुछ सहयोग किया। जी सर, हम अभी आपसे 2 मिनट के लिए आपको पानी पीने का ब्रेक दे रहे हैं भाटी साहब, क्योंकि हमारा एक सेगमेंट है कि 2 सवाल जोशी साहब रोज पूछते हैं और हम अपने दर्शकों से उनके जवाब लेते हैं। तो अभी हम 1 मिनट बाद आपसे फिर बातचीत करेंगे, आपकी कविताएं सुनेंगे डिंगल में। तब तक मैं जोशी सर से निवेदन करूंगा कि कल के प्रश्नों के उत्तर बताएं और आज के नए सवाल हमारे दर्शकों से पूछेंगे। सर, कल के सवालों के जवाब बताएंगे आप? कल के सवालों के जवाब किसी ने दिए क्या नहीं दिए? मेरे ख्याल से बहुगुणा जी कुछ कह रहे थे, मुझे हिंट दे रहे थे कि उनको पता है करके। क्या सर दूसरा सवाल, पहला सवाल तो मुझे याद नहीं, ये है जनऊ से चुनाव है, इसका तो मुझे पता नहीं। अच्छा, सवाल दूसरा क्या था? हमारा जो आते हैं दूसरे सवाल पे, जो भाषा की बात ये कर रहे हैं डिंगल भाषा की, इसी तरह देववाणी एक संस्कृत भाषा हुई और संस्कृत भाषा हमारे देश में से विभिन्न देशों में गई। तो एक मुस्लिम देश जिसने संस्कृत भाषा के कई शब्दों को अपनी दैनंदिनी में अपनाया वो है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया ने हमें भी कई शब्द सिखाए, कई शब्द याद दिलाए। यदि आप कहें कि टेलीफोन के लिए हम दूरध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो दूरध्वनि जो थी वो जो वहाँ थे इंडोनेशिया में, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया, उन्होंने उस शब्द को ढूंढा संस्कृत भाषा में, और दूरध्वनि उन्होंने हमको परिचित कराया उस शब्द से। इसी तरह जो ये जनोशु जयामहे जो है वो इंडोनेशिया की जो जल सेना है उसका आदर्श वाक्य है। संस्कृत में जब बदल गई वहां पे थोड़ी थोड़ी वो अपभ्रंश होती चली गई। जनोशु जयामहे, ये जो भाषा है इसका मतलब होता है कि समुद्र पर हम विजय पताका फहराते हैं। ये उनका लीड सेंटेंस है। जैसे हम तमसो मा ज्योतिर्गमय कह देते हैं ना, वैसे जयोशु जयामहे जो है वो इंडोनेशिया की नेवल फोर्स जो है उसका लीड सेंटेंस है कि हम समुद्र पर अपनी विजय पताका फहराते हैं। इसी तरह जो हमारा एयरफोर्स का था, एयरफोर्स का है नव स्पर्श दीप्तम। हाँ। और इसी तरह जो एयरफोर्स का है उसके लिए वो स्वमुग्न पक्ष वो लिखते हैं अपने एयरफोर्स में। इसका मतलब है कि पंखों के साथ हम अपने देश के अधिपति हैं। इसका ये अर्थ होता है इंडोनेशियाई भाषा में। तो ये संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न भी यही था कि किस महत्वपूर्ण संधि की नीति के लिए, जब निरपेक्षता को लेके भारत की संधि हुई इंडोनेशिया के साथ, तो इंडोनेशिया ने भारत को शब्द सुझाया पंचशील। वो संस्कृत का शब्द था, लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट ने पंडित नेहरू को कहा कि हम इस शब्द को हमें अपनाना चाहिए। तो पंचशील का जो आधार है वो संस्कृत है, और वो पंचशील शब्द जो है वो उस नीति के लिए, पंचशील नीति फिर हमारे पूरे विश्व में फेमस हुई। गुणनिरपेक्षता और सह-अस्तित्व को लेके वो शब्द आया पंचशील। इसलिए नीति के लिए किस देश ने भारतवर्ष को हमारे अपने शब्द पंचशील का नाम सुझाया? ये दो प्रश्न थे जो कल मैंने पूछे थे। अनफॉर्चुनेटली
आंसर नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं। आज के जो 2 प्रश्न हैं वो हैं कि किस महान संगीतकार के देहावसान की खबर अगले दिन उस शहर विशेष के खास अखबार से ही नदारद थी और क्यों? The news of final departure of which great musician was found missing the next day from the most significant newspaper of the city, and or but why? वो खबर क्यों नहीं छाप सके उन संगीतकार के देहावसान की? कौन संगीतकार थे, कौन सा पेपर था, क्या खबर थी? ये प्रश्न के माध्यम से हमने जानना चाहा है। और आज का दूसरा प्रश्न था, नेम द म्यूजिक डायरेक्टर हु आफ्टर लीविंग इंडियन आर्मी स्कोर्ड फॉर हिंदी मूवीज। Another duo music director were his Guru Bhai and his wife did the playback singing. ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी छोड़ी और इंडियन आर्मी छोड़ने के बाद वो फिल्मों में आए, उन्होंने संगीत दिया। उनके गुरु भाई जो थे वो 2 संगीतकार थे, उन्होंने भी फिल्मों में काम किया। और उनकी ये जो अकेले एकल संगीतकार थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने आर्मी छोड़ी और इंडियन फिल्म, उनकी वाइफ जो थी वो भी प्लेबैक सिंगिंग करती थी। ये 2 प्रश्न हैं जो आज के प्रश्न से संबंधित। जी भट्ट जी। जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कुछ कोशिश कर रहे हैं आंसर देने की। जी भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप निश्चित रूप से आज के मेहमान दीप सिंह भाटी जी की हो। जी, आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है सर। भाटी साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ आ रही है। जी जी, मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद सर। धन्यवाद। और बहुत सारे दर्शक हैं जो बहुत प्रभावित हैं आपकी इन कविताओं से, आपके इन गीतों से। जी, और इसमें सर कई कुछ सवाल भी हैं बीच बीच में जो अपूर्व पंथी डिंगल भाषा सवाल आ रहा है सर कि डिंगल भाषा में श्रृंगार अथवा वात्सल्य की कुछ कविताएं हैं क्या, कुछ रचनाएं हैं क्या? बहुत है, श्रृंगार रस की खूब है सर। श्रृंगार रस तो बहुत है, उन्होंने कहा रसराज है। हाँ, श्रृंगार रसराज है। रसराज है, बिल्कुल ठीक। श्रृंगार से सारे रस उपजते हैं। पहले कहा श्रृंगार, वो वात्सल्य रस पे कुछ जानना चाहते हैं कि कुछ वात्सल्य रस, माँ और उसकी संतान, कुछ ऐसा भाई बहन, वात्सल्य रस की कुछ रचनाएं, यदि उनकी तो धुन भी अलग होगी, वो खनक खनक नहीं आएगी उसमें। हाँ, ये अच्छी जानकारी के लिए अच्छा प्रश्न पूछा। एक श्रृंगार रस की आपको कविता सुनाता हूँ। इसमें बसंत बहार कविता है। कवित जात के एक कवित जात की एक प्रकृति एक छंद है कि कुदरत रचि कृति रमणी शमान रति चतुर चुदान सती निर्मल नारी है। गजमती गमकाती मंद मंद मुल्काती मृगनैन मटकाती बगीचे बिहारी है। सिंह कटी लचकाती हंस ग्रीव हिचकाती शीलवंती शकुचाती प्रीतम पियारी है। आवत बसंत अली खिलत सुमन कली चंद को मिलन चली चंचल चकोरी। अब उस सुंदरी का क्या आगे बखान है कि छुट्टी लट खावे बट समीर चलत सट घुकट घूंटट पट छवि छल कावे है। छुट्टी लट खावे बट समीर चलत सट खुलत घूंघट पट छवि छल कावे है। कामदेव हो विकट नाच करे वो निकट अंखियन नट खट नेह न छरावे है। कूड़ कट को कपट सत प्रेमी सीधो सट एक निष्ठ एक घट ये में हिलोरी है।
आवत असंत अली खेलत सुमन कली चंद को मिलन चली चंचल चकोरी है जी, चंचल चकोरी है। क्या अब मृगगात महकत दीशम दाड़म दंत कंठ सु उजारे कंत पिया की पियासी है। भाल बिंदी भलकत हाथ हिन्ना हंसकत आभूषण अलंकृत अंग उजी आशी है। झार झार जलंकत जोबन उफन जंत रसिक दुलारी रंत गट गट गोरी है। आवत बसंत अली खेलत सुमन कली चंद को मिलन चली चंचल चकोरी। सखिया चलत संग तन पे बसंत तंग भणकत मस्त भ्रंग ठमक ठिठोली है। लता रही लिपटात अंग अंग उमंगात लोचन रही लुकात करत किलोली है। नीर मोहमी ममन नाथ आन मिलो अध रात रसवंती शीत रात निपट निगोरी है। आवत बसंत अली खेलत सुमन कली चंद को मिलन चली चंचल चकोरी है, चंचल चकोरी है। इसका लास्ट बंद है कि और फल उफनत देह जोत दमकत चमकत चमकत लाल लाल लब है। गोरे गोरे गाल गचकत लचमती लचकत परिशम पलकत गोरड़ी गजब है। नवल यौवन नत गद रावे गज गत समरथ राखे शत और चरित चिकोरी है। आवत बसंत अली खेलत सुमन कली चंद को मिलन चली चंचल चकोरी है जी, चंचल चकोरी। क्या वाह। हमारी एक टीचर कलकत्ता से हमारी टीचर को एंजॉय नहीं कर पाई होंगी, वो कहने की मीनिंग भी बता दीजिए। लेकिन दिस पोएम इज ऑल अबाउट द वुमनहुड, हर सॉफ्टनेस, हर गेट, her posture, her everything, right? When she walks, all the gunas of Ashtanaika have been described by him in this poem. I hope you understand what Ashtanaika is. एक फरमाइश आई है सर कमलेश गारू साहब की, ईरानी गीत सुनाओ पढ़ारी कह रहे हैं। हाँ जी जी रमेश साहब की ईरानी गीत सुनाओ पढ़ारी। बिल्कुल, रमेश जी दारू मेरे परम मित्र हैं और एक उत्कृष्ट शिक्षक हैं और शिक्षक समुदाय के गौरव है और एक नवाचार की के रूप में वो शिक्षण कराते हैं। एक उन्होंने इंडोनी होती है ना, जो इंडोनी, उन पर इंडोनी जो सिर पर रख करके ऊपर मटका रखा जाता है, उसको लेकर के उनने शिक्षण की कई विधाएं प्रचलित कर दी। और कई प्रकार के जटिल गणित के सवाल है, हिंदी के सवाल, विज्ञान के कई प्रकार के सवालों को उस इंडोनी के माध्यम से प्रस्तुत करके शिक्षण को और रोचक बना दिया। मारी सवाल आखिरी लोब गम गई डोनी, एक लोकगीत है जिसमें एक प्रियतमा जब एक घड़ा लेकर के पानी के लिए प्रस्थान करती है और मान लो वो इंद्राणी गुम जाती है तो फिर उसको कितनी पीड़ा होती है, वो व्यग्र हो जाती है और अपने प्रियतम से आग्रह करती है, अनुनय विनय करती है कि मेरी वो इंद्राणी गुम गई है, उसको तुम मुझे वापस ला के दो और या फिर दूसरी इंद्राणी की व्यवस्था करो। तो वो गीत कैसे है? मारी सवाल आखिरी लोब गम गई डोनी, मारी सवाल आखिरी लोब गम गई डोनी, इंडोनी रे कारणे इण इंडोनी रे कारणे मारो परण्यो पाली जाय गम गई डोनी, मारी सवाल आखिरी लोब गम गई डोनी, इंडोनी रे कारणे मन दण दल मोसा मार गम गई डोनी, मारी सवाल आखिरी लोब गम गई डोनी। इस प्रकार से कई कड़ियां हैं और ये लोकगीत जन श्रुतियों के अंदर बहुत प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध है और बड़ी मस्ती के साथ में यहाँ के लोक कलाकार गाते हैं और ऐसे रमेश जी दारू जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान इस प्रकार से गीत गा करके अपने शिक्षण को रोचक बनाते हैं। क्या बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आनंद आया। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने इस शो के माध्यम से सर जो राजस्थान से बाहर के जो लोग हैं वो जान पा रहे हैं कि राजस्थान में जो शिक्षक हैं वो किस तरह से अपनी संस्कृति को सहेजते हुए नवाचार कर रहे हैं। तो इससे पूरे देश में हम सब लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाषा पे गर्व करते हैं। आपने आज तक डिंगल गाए हैं, उनमें से दूसरों तो कौन सा डिंगल ऐसा है सर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जो मैंने सबसे ज्यादा इसकी डिमांड होती है
जी, ये जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ये मेरे स्वरचित डिंगल छंद है। ये गीत है, वो भी स्वरचित है। सारी रचनाएं हैं वो मैंने स्वरचित आपके समक्ष प्रस्तुत की है आज दर्शकों के समक्ष। जी जी। कोई इसीलिए ऐसा कहा डिंगल सर जो आपने नहीं किसी और ने लिखा और आपको बहुत पसंद हो? मेरे को तो सारे डिंगल के छंद पसंद है। और मैं वो सुना दीजिए सर। जयराम, एक सड़क संभाल पर मैंने एक लिखा है, सड़क सुरक्षा पर एक छंद लिखा है, जिसमें से सड़क के विभिन्न नियमों को, ट्रैफिक रूल्स को उसमें उकेरते हुए एक डिंगल काव्य के रोमकंद छंद होता है, उसके माध्यम से कैसे किया है। उगति बकशो ईश्वरी देवो कर ध्यान, सड़क सुरक्षा संभल जो कवता कौन कौन, सड़कों बनगी सवटी चमके रही चमचम, अड़गोरा निड़ा अचय कर दी दूरियां कम, सड़कों काली सौंपणी बडे रही बल खाज, गफलतियों ने ओ गटेर सब चेतियों रे साज, सड़क संभाल वहो सदा नित नित पालो नेम, हर दम टलेज हादसा बिरथा मिटेज वेम। छंद रोमकंद में तो शत याद यनाद हरि समरो सब यार देव सदा उचरो नव लाख रूपी निज वाहन को नित कोटिक बार प्रणाम करो, सब चेतक हो चलो मग सावल आखिर ध्यान रखो अपनो, रफ्तार संभाल चलो सड़कों पर मनुष्य जूण अमोल मनो, जिय मानुष जोण अमोल मनो, हेलमेट झुकाय खड़ो दुप वाहन सीट पटोज हमेश सजो डकडाज, ये हाथ चलो नित डागर ट्रैफिक रूल मती टपजो, लगातार बहो पण राखणी लिमिट बुद्धि ये मान समान बनो, रफ्तार संभाल चलो सड़कों पर मनुष्य जोण अमोल मनो, जिय मानुष जोण अमोल मनो, अपडेट रहो निश हॉर्न अंडी कट रेस टकाटक ब्रेक रखो, सब शेप सवारी करो समझायक, ला रहे कूद नहीं लटको सब भणदू, घटना लख देर भली कर मीत सुजानक को कहनो, रफ्तार संभाल चलो सड़कों पर मनुष्य जूण अमोल मनो, जियो मनुष्य जूण अमोल मनो। वाह, एड प्रकार ओछन। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हुकम। कभी कोई गणित के या विज्ञान के टीचर आपके पास आए हो कि ये एक कंसेप्ट है और इसके कोई डिंगल लिख दीजिए तो मैं गा के सुनाऊं, कभी ऐसा हुआ है? आपने कोई विज्ञान, जैसे आपने सड़क सुरक्षा को लेके बहुत अच्छा गाना लिखा, सारे उसमें आप हेलमेट से लेके चीजें लाए, स्पीड को लाए, ये लाए, इसी तरह क्या कभी आपने गणित या विज्ञान को लेके कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो कि चलो हम एक जो कंसेप्ट है जो अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है, या गणित और विज्ञान, उसका विज्ञान का नाम सुनते तो उस पर कोई डिंगल कुछ आपने प्रयास किया डिंगल भाषा में? किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की? ऐसा सर, ऐसा कोई विज्ञान या गणित वाले कोई अभी तक ऐसे कोई आए नहीं है कॉन्सेप्ट। इडानी को लेके आपने एक लोक संगीत के वो बना दिया, ऐसे ही कुछ अच्छा गणित या विज्ञान को लेके मुझे लगता है कि वो जोश आप भर देंगे विज्ञान के प्रति या गणित के प्रति, आप डिंगल में कुछ उनके लिए कुछ रचनाएं लिख दें, क्योंकि आप कवि भी हैं और अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए वो एक मेरे को लगता है शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी, बहुत अच्छी बात है। अब इस प्रकार से आगे मेरा विचार है कि इस प्रकार के विज्ञान के कई जो क्लिष्ट कॉन्सेप्ट है, जटिल इस प्रकार के प्रकरण है, या गणित के कोई प्रकरण है, तो उस पर भी हम एक काव्य के माध्यम से उस प्रकरण को सरल करके बच्चों के सामने रखेंगे, जिससे कि उनको समझने में आसानी बने। शुरू में प्राइमरी स्कूल से शुरू करिए, जैसे रमेश जी ने कहा कि जब वो आते हैं तो सिंपल कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगुलर क्या है, सर्कल क्या है, ऐसे ही करके कुछ शुरू हो जाए और मेरे को लगता है आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि वो सरस्वती का वरदान आपके पास है कि आप कविता भी रचते हैं, गाते भी हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद, आशीर्वाद, बहुत सुंदर। जी जी जी। हमारे संयोजक, संचालक और सह संचालक दोनों
थोड़े विधेय, अच्छा सदैव विधेय, हम यही है सर, अच्छा आपकी यही, बातचीत सुन रहे हैं हम, अच्छा ये मेरे को आपकी लगा बातचीत सुन रहे कि हैं आप सर, आप उनके सवाल जवाब आपके चल रहे थे तो आप इसलिए। तो मुकेश बहुगुणा जी तो विधेय हो गए बिल्कुल, कहाँ गए पता नहीं। आप भी जब हट जाते हैं तो दिल की धड़कन बहुत आवाज बढ़ सही जाती नहीं आ रही सर। है। हाँ, उनकी आवाज सही नहीं आ रही। नेटवर्क की धन्यवाद। प्रॉब्लम रही होगी सर, हो सकता है इसलिए वो नहीं दिख रहा है। नेटवर्क थोड़ा दिक्कत करता है। अब कार्यक्रम के कुछ अंतिम क्षणों में है। जी, राणा साहब, दीप सिंह जी, हम आपसे चाहेंगे आप और यदि अंतिम संदेश अपने डिंगल के रूप में हमारे शिक्षकों को देना चाहें तो फिर हम कार्यक्रम को समापन करते हैं। समस्त श्रोताओं से निवेदन है और मेरा ये संदेश है कि मातृभाषा, मायड़ भाषा और ये देववाणी डिंगल के प्रति अपना रुझान रखें। ये आपके अंतःस्थल के अंदर एक प्रकार की विशिष्ट ध्वनि इससे प्रवाहित होगी, एक रस की धारा प्रवाहित होगी, जिससे आप स्वतः आनंदित होंगे, मंत्र मुग्ध होंगे ऐसी भाषाओं का आनंद लेकर के। इसके अंदर बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक के पास में तो निश्चित रूप से डिंगल का समृद्ध शब्द भंडार होना ही चाहिए, ताकि वो अपने शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को संपुष्ट ज्ञान की प्राप्ति करा सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत आपसे मिलकर बहुत बड़ी बहुत खुशी धन्यवाद हुई। सर आपका, आप हमारे शो में आए द टीचर्स। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा सर, आपका जो अनुराग है अपनी संस्कृति और अपने भाषा के प्रति वो अनुकरणीय है। और हम चाहेंगे कि देश के जितने भी शिक्षक इस अपने क्षेत्र की संस्कृति को संरक्षित करें, उसको दुनिया तक जी, पहुंचाएं और टीचर शो में आए लोगों को बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है। और इन्हीं जी शब्दों के जी, साथ सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार, आभार। देव सिंह भाटी जी और आदरणीय गिरीश जोशी सर का इस वक्त। जी जी, कुछ कह रहे हैं सर? मैंने कहा आभार जोशी सर प्रकट कुछ कर, कह रहे हैं आप? मैं आभार व्यक्त कर, आभार। जय बाबा, बिल्कुल सर। बारे में कल के कार्यक्रम के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा सर। कल हमारे साथ सोलापुर महाराष्ट्र से लाइव होंगी डॉक्टर मीरा सेंगड़े, जो बहुत ही शानदार लेखिका है, अभिनेत्री है, निर्देशिका है, शिक्षिका तो है ही है। तो डॉक्टर मीरा सेंगड़े कल हमसे रंगमंच और बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें करेंगी। उनके बहुत सारे शो सुपर हिट रहे हैं पूरे देश भर में, बाल रंगमंच के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में और पूरे देश में। डॉक्टर मीरा सेंगड़े कल शाम ठीक 7 बजे हमारे साथ इसी शो में लाइव होंगी। बहुत अच्छा, कहीं मत जाइएगा, शाम को 7 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, हम यूं नमस्कार, सब हम यूं गए और यूं आए। धन्यवाद।